तो साथियों, यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, जो कि आपके साइंस और सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से इस सेट में रहने वाले हैं, जो कि आपके 100 मार्क का परीक्षा में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, आपके जो हेड रेडियो ऑपरेटर का जो साइंस का पोर्शन है, उसमें आपको टोटल यही 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे यहीं से, और इसी की अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों, ये आपका सिलेबस रहा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, भार की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भार की, तो दोस्तों आपका जो वेट होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू जी या फिर जी एम बोल दीजिए इसको। तो दोस्तों, आपका जो भार की एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक थोड़ा और आपको बता देते हैं कि ये जो डाइन दिया गया है ना दोस्तों, ये भी आपका बल का ही मात्रक है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो आपका डाइन होता है वो भी आपका बल का मात्रक ही होता है। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सी सदिश राशि है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों, बात करें आपके सदिश राशि की, तो दोस्तों आपका जो बल होता है ना वो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। तो दोस्तों, आपका जो बल होता है वो आपकी सदिश राशि होती है। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो गैलन होता है उससे क्या मापते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, गैलन जो होता है वो आयतन की माप के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें आपके एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो दोस्तों 3.785 लीटर होते हैं एक गैलन में। ये भी कभी कभी वैल्यू पूछ ली जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक लीटर में वो सॉरी एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर परिमाण और दिशा दोनों साथ में हैं तो इस तरह की राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवेग की इकाई क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होगा इकाई निकालने के लिए संवेग पी जो होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू बी। एम यहाँ पर द्रव्यमान है और वेग आप बी जो है वेग है, यानी कि वेलोसिटी है आपकी। तो दोस्तों, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका द्रव्यमान होता है उसका तो आपको पता है 1 किलोग्राम होता है, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसमें कौन सा आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो आपका प्रतिबल होता है, प्रतिबल आपको प्रतिबल इक्वल टू पता होना चाहिए। प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला जो बल होता है उसको ही प्रतिबल बोलते हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपका क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फार्मूला में आपका क्षेत्रफल आ रहा है तो इसी पर डिपेंड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। यानी कि आपको यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम और आपको फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन का। अब इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, इसमें जो क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए। तो दोस्तों, यहाँ से आपका जो त्वरण निकल के आएगा ना वो 10/10 हो जाएगा, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा वो जो भी पिंड होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के आपको क्वेश्चन जो आपका परीक्षा होगी उसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब ज़्यादा ना तो टफ होंगे ना ही ज़्यादा आसान होंगे, बस अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपका ½ mv² होती है। तो दोस्तों आप के ई इक्वल टू या फिर के लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका के की वैल्यू 120 दी गई है, तो दोस्तों यहाँ से अभी लिख लेते हैं 120 इक्वल टू एम की वैल्यू 15, जिसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और ये बराबर हो गया b² के। तो ये यहाँ से कितनी बार कटेगा, तो ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। और दोस्तों इस 2 को जो है इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो b² इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो b इक्वल टू +-4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका बेग है, तो बेग की आपको इकाई तो पता ही होना चाहिए कि मीटर/सेकेंड होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/μ0 की विमा आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों ये तो आपको बस सिंपल सा पता ही होना चाहिए कि जो हमारी 1/μ0 की जो विमा निकल के आएगी वो दोस्तों आपकी आएगी L2t-2। इसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर इसको आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 50 नंबर क्वेश्चन पर। पाँच मीटर/सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ½ mv², तो आप इसको पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं और इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंडुलम जो कि आपका पेंडुलम है की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका पेंडुलम होता है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, और इसमें आखिर होता क्या है, मतलब ये किस में यूज होता है पेंडुलम। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपका पेंडुलम होता है वो दोस्तों आपका घड़ी में यूज किया जाता है। और जो पेंडुलम जिस घड़ी में यूज होगा उसको पेंडुलम घड़ी भी बोल देते हैं, तो इसी यहीं से आप आंसर को निकाल सकते थे। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। किसी उपग्रह की कक्ष की त्रिज्या भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, तो उपग्रह का आवर्तकाल होगा। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो फार्मूला होता है आपका वो दोस्तों होता है t² समानुपाती r³, जो कि आपका केपलर का ग्रह का नियम भी इसको कहते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ से t1 का स्क्वायर अपान t2 का स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब, इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आपका निकल के आएगा 64 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है, क्योंकि अभी जो आपका बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें जो आंसर इसका होगा वो होगा विद्युत अपघटन। ठीक है दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों इजीली आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। एक दोस्तों होता है आपका एल्कीन, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, एल्कीन, एल्केन और दोस्तों एल्काइन। दोस्तों ये आपके 3 फार्मूले होते हैं, यहीं से आपके सारे के सारे फार्मूले निकल के आते हैं।
तो दोस्तों आपका जो एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों होता है आपका CnH2n, ये होता है आपका एल्कीन का। और दोस्तों एल्केन का होता है CnH2n+2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और दोस्तों एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों होता है CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये फार्मूला याद रखने हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट होता है एक। तो दोस्तों आपका जो बेकेलाइट जो होता है वो दोस्तों आपका एक तरह का इंसुलेटर होता है, और इसको जो यूज करते हैं वो दोस्तों आपके जो कुकर का हैंडल हो गया, इस तरह के बर्तनों में यूज करते हैं। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्विच में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है इनका बेकेलाइट का, क्योंकि दोस्तों ये एक तो हीट से जो है पिघलते नहीं हैं, और दूसरा ये जो इनका यूज जो है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में भी इनको यूज किया जाता है। यानी कि ये जो इंसुलेटर मतलब ऊष्मी और इलेक्ट्रिक दोनों इंसुलेटर के रूप में काम करता है आपका बेकेलाइट। अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जिसमें जो कि आपका अदिश राशि इसमें कौन सी आपको दिख रही है, वही आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपका जो कार्य होता है वो आपकी अदिश राशि होती है, बाकी सभी ये सदिश राशियाँ हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई। दोस्तों ये तो मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन कराया है, चलिए मैं दोबारा करा देता हूँ। W=mgh आपको इसमें फार्मूला लगाना है, W=mgh। और दोस्तों अगर आपको शक्ति निकालनी है तो 10 सेकंड का इसमें भाग दे देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका मैं अभी आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा शायद 360 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 मीटर तुल्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं। तो 10⁻10 एंगस्ट्राम होते हैं 1 मीटर में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जो पहला नियम होता है वो आपका जड़त्व का नियम होता है, ये वाला। और जो दूसरा नियम होता है वो बल के प्रभावों को समझाने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो तीसरा नियम होता है वो दोस्तों आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपका धावन सोडा जो होता है ना, इसका यूज जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो आप एक जगह मतलब नोट कर लीजिए इसको। इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के थे। और दोस्तों अब मैं सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों आज हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरह से हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। और दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टका था ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो आपका गुलाम वंश का शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास, और दोस्तों इनको सिखों के चौथे गुरु के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने ही अमृतसर की शिला रखी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है चंपारण वाला। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इस चंपारण जो जगह है ये आपके बिहार में स्थित है। और दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों विधि के समक्ष जो समता
दर्शाता है वो आपका अनुच्छेद 14 में आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का लोकतंत्र है, यानी कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत में तो आपको पता ही है कि जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र भारत में है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें तानाशाही तो है नहीं और ना ही राष्ट्रपति है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शासक है अपने इंडिया का, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष तो आपका है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही आपका शासन को चलाते हैं, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री हो गए। दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके रियल में कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका प्रतिनिधि राइट आंसर हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 61 में जो आपका प्रावधान है महाभियोग का, तो दोस्तों उसमें जो राष्ट्रपति जी को जो हटाते हैं वो होते हैं आपके संसद के द्वारा, क्योंकि दोस्तों जो महाभियोग होता है वो संसद में ही लाया जा सकता है, चाहे आपका लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए। और जो दोस्तों महाभियोग लाया जाता है वो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए जो कम से कम सदस्य होंगे ना वो दोस्तों 1/10 होने चाहिए। और दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना संविधान में वो दोस्तों लिखा हुआ है अनुच्छेद 100 में, यानी कि आर्टिकल 100 ये कहता है कि दोस्तों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए 1/10 सदस्य होने ही चाहिए पूरी लोकसभा के, ठीक है दोस्तों। जो लोकसभा में सदस्य संख्या होगी उसके 1/10 होने चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपका जो कर्क रेखा है ना, तो दोस्तों ये आपके लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। और दोस्तों यहीं से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं कि कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जो भारत के जो मेघालय है ना, मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। कभी कभी स्थान का नाम भी पूछ लिया जाता है मासिनराम, ये आपको ध्यान रखना है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो दोस्तों आपका जो डीए होता है, यानी कि डेयरनेस अलाउंस उसको बोलते हैं, और महंगाई भत्ता उसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो तय होता है ना, ये दोस्तों होता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवाज़ की माप का मात्रक है। तो दोस्तों आवाज़ की जो आपकी ऑडियो होती है उसको मापते हैं डेसिबल में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। तो दोस्तों आपका जो प्रोटॉन होता है ना, इसके द्रव्यमान के बराबर ही आपका न्यूटन का द्रव्यमान होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों ये जो होता है ना वो तो आपको पता ही होना चाहिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो दोस्तों बात करें अगर इकोलॉजी शब्द की, तो रचना की थी अर्नेस्ट हेकल ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दंपा टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका मिजोरम में स्थित है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये तो चीज़ आपको पता ही होगी कि जो सूचना का अधिकार लागू हुआ था वो दोस्तों आपका 2005 में हुआ था।
लेकिन दोस्तों आपसे एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान रखनी है। वो दोस्तों आपका हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन में जो झूठ को पकड़ने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, यानी कि उसको टेस्ट को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो आपका नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग भी होती है और पॉलीग्राफ भी होता है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको चरकुला बताना है। चरकुला तो आपको पता ही होगा कि ये ब्रजभूमि का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि में सही आरोही अनुक्रम है। यानी कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में इनको लगाना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, आपको पता ही होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध नगर है ना आपका, ये सबसे छोटा है इनमें से, जो कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ये सबसे छोटा है। उसके बाद आपका बाराबंकी आता है और मिर्ज़ापुर आता है, फिर उसके बाद सोनभद्र आता है। तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन में से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आपको क्षेत्रफल याद हों, लेकिन दोस्तों ये तो पता ही है आपका जो गौतम बुद्ध नगर है ये आपका सबसे छोटा ज़िला है। तो इसी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना आपके कितने सही हुए। और दोस्तों इसी तरह से डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप निश्चित है कि औरों से ज़रूर बेहतर कुछ आप करके आएंगे परीक्षा में। और दोस्तों अभी मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं, इसमें जो आपका रीजनिंग का जो सिलेबस दे रखा है ना, रीजनिंग निकाल लेता हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका दोस्तों, इसको मैं टॉपिक वाइज आपको कराने वाला हूँ। जल्दी हमारे चैनल पर वीडियो एक एक करके अपलोड होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप हमसे बस जुड़े रहिए, आप निश्चित ही परीक्षा में बेहतर करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, औरों से। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।